स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे आपको फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट किया था, जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में साउंड के बारे में डिस्कस किया था कि साउंड क्या होती है और टाइप ऑफ साउंड देखा था हमने। ध्वनि की जो चाल पे जो इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता का क्या इफेक्ट पड़ता है, और आवृत्ति का क्या पड़ता है, फ्रिक्वेंसी का क्या पड़ता है। तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए। आज हम देखेंगे ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। आपको पता है कि साउंड एक प्रकार की तरंग ही है, जो इसका नेचर होता है अनुदैर्ध्य तरंग जैसे होता है। जब हमने वेव मोशन पढ़ा था वहाँ में हमने बताया था आपको कि अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं। ठीक है, तो फिजिक्स जो है एक दूसरे से, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक पूरा रिलेट करता है। जो साउंड है उस साउंड पूरा रिलेट है वेव से, तरंग से। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण में। इसमें हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, ध्वनि का तारत्व क्या होता है, ध्वनि की गुणता क्या होती है, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। ध्वनि भी जो जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, किसी सतह से टकराकर प्रकाश उसी मार्ग पे वापस आ जाता है, उसी प्रकार ध्वनि का भी परावर्तन होता है। ध्वनि भी किसी ठोस या दृढ़ पर्वतीय पर्वत से टकराकर पुनः वापस आ जाती है, जिसे हम प्रतिध्वनि इको बोलते हैं। इसका उपयोग आप देखो सिनेमा हॉल वगैरह जो होता है, उसकी जो छतें बनाई जाती है, उसका जो शेप होता है पैराबोलिक क्यों होता है, क्योंकि जो ध्वनि होती है वो अधिक से अधिक परावर्तक होकर आदमी को स्पष्ट सुनाई देती है, दूरी तक सुनाई देती है। इसे जो कंसर्ट हॉल होते हैं, कंसर्ट हॉल की जो छतें होती हैं पैराबोलिक शेप में बनाई जाती हैं ध्वनि के परावर्तक के कारण। अब हम उसी तरह देखेंगे ध्वनि का विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है ध्वनि का, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखेंगे, देखिए ध्वनि तरंगों के अभिलक्षणों के बारे में पढ़ने से पहले हमें तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहला, आयाम, दूसरा आवृत्ति, तीसरा है वेवलेंथ। देखिए, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण जानने से पहले हमें तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहला है एम्पलीट्यूड, दूसरा है आवृत्ति, तीसरा है वेवलेंथ। आयाम क्या होता है? जब हमने आपको वेव पढ़ाया था, तरंग के बारे में पढ़ाया था, तो वहां हमने देखा था कि आयाम क्या होता है। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति से जितनी ओर डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब अगर इसकी कोई पिंड अगर कोई पिंड है, उसकी ये मीन पोजीशन है, अगर उसकी कोई मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से अगर वो इतना दूर विस्थापित हो गया है, तो इसकी जो यहाँ पे स्थिति है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अपनी मीन पोजीशन से जितनी और इधर या उधर विस्थापित होता है, जितनी दूरी पर विस्थापित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। आवृत्ति क्या होती है? जब कोई कण एक सेकंड में अपनी गति को जितनी बार दोहराता है, तो उसकी वह क्या, आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी बोली जाती है। ठीक है। इसका मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है, हमने आपको बताया था। इसको डिनोट करते हैं न्यू से। ठीक है। अब वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? जब कोई तरंग होती है वो अपनी माध्य स्थिति से एक सेकंड में जितनी दूरी, तरंग जो है अपनी माध्य स्थिति से एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, जितनी डिस्टेंस तय करती है, तो वो उसकी वेवलेंथ होती है। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है। अब देखिए, ये तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप, ये हमने आपको जब हमने वेव पढ़ा था वो अच्छे से आपको समझाया था, एक बार मैंने और समझा दिया है। तो आप अगर अच्छे से समझना है तो वीडियो में वेव वाली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वेव मोशन जहाँ हमने पढ़ाया था वहाँ ये पढ़ी है, तो आप देख सकते हैं उसको। अब हम नया स्टार्ट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि तरंगों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। देखिए,
ध्वनि तरंगों की तीव्रता क्या होती है? ध्वनि तरंगों की तीव्रता वह गुण है जिसके कारण कोई ध्वनि हमें लाउड तथा स्लो सुनाई देती है, मतलब तीव्र तथा मंद सुनाई देती है। देखिए, पहला तो लाउड मीन्स तीव्र या मंद मीन्स स्लो। ध्वनि तरंगों की तीव्रता वह गुण है जिसके कारण कोई ध्वनि हमें तीव्र तथा मंद सुनाई देती है। ये डिपेंड करती है आयाम पर, आयाम पर डिपेंड होती है। ये जो है आयाम पर डिपेंड होती है। देखिए, आयाम पे डिपेंड कैसे, डायरेक्टिव अगर आयाम को हम बढ़ाते हैं तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल समझने के लिए, मंदिर में जो घंटा होता है, जो घंटे की जो साइज होती है अगर कम होती है तो वहाँ पे जो साउंड होता है, साउंड की जो इंटेंसिटी होती है कम होती है। अगर इसी प्रकार मंदिरों में जो बड़ा घंटा होता है उसको आप अगर कम डिस्टर्ब करते हैं वहाँ पे, उसको जब बजाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे साउंड की जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका इसलिए होता है कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो आयाम पर डिपेंड करती है। इसी प्रकार बड़े घंटे में क्या होता है, अगर मंदिर का ये घंटा देखा जाए, हम देखेंगे इसको, ये छोटा घंटा है तो उसका आयाम जो है इतना ही होता है मेन पोजीशन से। यदि कोई बड़ा घंटा है तो उसका जो आयाम होता है ये बढ़ जाता है यहाँ पे, जिसके कारण साउंड की इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम दूसरे में कि ध्वनि की जो ध्वनि तरंगों की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। मात्रक अब हम देखेंगे क्या होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मात्रक क्या होता है। ध्वनि तरंगों की जो तीव्रता होती है वो एकांक क्षेत्रफल पर किसी एक सेकंड पर लंबवत तल से गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है। देखिए, लंबवत तल से गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर, इसका जो मात्रक होता है वो होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यह व्यवहारिक मात्रा, इसी व्यवहारिक मात्रा को बेल बोला जाता है। बेल के 10वें भाग को ही, बेल के 10वें भाग को डेसिबल बोला जाता है, डेसिबल बोलते हैं, ठीक है। देखिए, मात्रक क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल में, मतलब इकाई क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। एक सेकंड में गुजरने वाली लंबवत तल की ऊर्जा पर सेकंड करेंगे तो शक्ति होती है, तो ये वॉट हो गया, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसका जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो बेल होता है। ज़्यादातर बेल, अब क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो एक बेल बराबर कितना होता है, तो माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और बेल के 10वें भाग को हम डेसिबल ही बोलते हैं। डेसिबल, जो साउंड की इंटेंसिटी है वो डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि साउंड की इंटेंसिटी को किस मात्रक से मापते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा आप डेसिबल से मापते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, जो ध्वनि, मानव के जो कान है वो 45 डेसिबल की ध्वनि को मतलब सुगम मानते हैं। 45 डेसिबल की जो साउंड होती है, 45 डेसिबल की जो साउंड होती है मानव स्वास्थ्य के लिए सही होती है, हेल्थ वाइज देखा, WHO के अनुसार है ये चीज़, WHO ने बताया था ये। पैंतालीस डेसिबल की जो साउंड होती है मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक होती है। अगर 75 डेसिबल की साउंड जो है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। अगर इससे अधिक 85 डेसिबल की जो साउंड है उससे अधिक ऊपर जाते हैं तो वो नॉइस में बदल जाती है, तथा 120 डेसिबल की जो साउंड है उसके कारण आदमी बहरापन या पागल हो सकता है, ठीक है। अगर एक लूसेंट में अगर देखा जाए तो ये तो WHO के अनुसार है, लूसेंट में देखा जाए तो जो 95 डेसिबल की साउंड होती है मानव स्वास्थ्य तक उस साउंड को सुन सकता है। जो 95 डेसिबल की साउंड होती है वो मानव के कान सुन सकते हैं, मानव के कर्ण
मीन्स ईयर सुन सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मानव की श्रवण क्षमता कितनी होती है। एग्जाम्पल दे, ऑप्शन दे दिया जाएगा 95 डेसिबल, 75, 85, 120 डेसिबल, तो आप 95 डेसिबल को सही देखिएगा। अब हम देखेंगे दूसरा चीज, इंटेंसिटी ऑफ साउंड देखने के बाद हम देखेंगे पिच क्या होता है। व्हाट इज द पिच। दूसरा हम देखेंगे पिच क्या होता है, सुर। ठीक है, तो पहला सेकंड है पिच मीन्स सुर। ये ध्वनि का वह लक्षण है, ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि जो है मोटी और तथा पतली सुनाई देती है, जिसे हम बोल सकते हैं ध्वनि का लक्षण जो जिसे ग्रेव या श्रिल, ठीक है, पतली बोल सकते हैं अपन या थोड़ा मोटी। ठीक है, पतली सुनाई देती ध्वनि। पिच सुर को हम तारत्व भी बोलते हैं, तारत्व भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसके कारण ध्वनि, ये अगर देखा जाए तो जो पिच होती है ध्वनि तरंग को बारे में अगर देखा जाए तो पिच व ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण कोई ध्वनि हमें ग्रेव या श्रिल सुनाई देती है, मोटी या पतली सुनाई देती है। एग्जाम्पल अगर समझना है आपको तो देखिए, ये है पहला तो ये डिपेंड करती है आवृत्ति पर, आवृत्ति पर निर्भर होती है। देखिए अगर जितनी अधिक आवृत्ति होगी उसमें जो अगर तारत्व होगा, जो पिच होगा उतना ही अधिक होता है। देखिए इस समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम आपको। जो फीमेल होती हैं उनकी आवाज़ पतली होती है और जो मेल होती है उनकी आवाज़ मोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? एग्जाम में रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनका पिच क्या होता है, उनका मतलब तारत्व अधिक होने के कारण उनकी जो आवाज़ होती है वो पतली होती है। इस कारण होती है, तारत्व के कारण, पिच के कारण। जो फीमेल्स हैं उनका पिच अधिक होता है, अधिक होने के कारण उनकी आवाज़ जो होती है पतली होती है, मतलब एक वाइब्रेशन होने में कम समय लगता है। इसी प्रकार जो मेल होते हैं उनका तारत्व कम होता है जिसके कारण उनकी जो आवाज़ होती है वो मोटी होती है। इसी प्रकार जो शेर होते हैं, शेर की आवाज़ भी मोटी होती है। इसी प्रकार मच्छरों की आवाज़ देखे होंगे, मच्छर की आवाज़ जो होती है पतली होती है क्योंकि वहाँ पे उसका तारत्व ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी आवाज़, तारत्व ज़्यादा होने के कारण उनकी आवाज़ पतली होती है, एक वाइब्रेशन होने में कम समय लगता है। जो मनुष्य की आवाज़ है, मतलब मनुष्य अगर देखा जाए जो मेल है उसकी आवाज़ होने में तारत्व कम होता है जिसके कारण एक वाइब्रेशन होने में ज़्यादा समय लगता है, उनकी आवाज़ मोटी होती है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि महिलाओं की आवाज़ पतली क्यों होती है? अधिक तारत्व होने के कारण महिलाओं की आवाज़ पतली होती है। ये आप याद रखिएगा, रेलवे एसएससी का ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए अब एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बोला महिलाओं की आवाज़, पुरुषों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ और मच्छर की भिनभिनाहट, देखिए इसमें ये दोनों में क्या होता है, जो पिच होता है हाई होता है। पिच हाई है तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है जिसके कारण इनका जो तारत्व अधिक होता है जिसके कारण साउंड में इनकी आवाज़ पतली होती है। ठीक है, इसी प्रकार जो और एग्जांपल देखा जाए तो पुरुष की आवाज़, ठीक है, और दूसरा है शेर की आवाज़, लॉयन की आवाज़। ठीक है, इनका में कि पिच जो होता है कम होता है। ठीक है, मतलब तारत्व कम होता है।
ठीक है, ये रीजन होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको पिच समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे गुणता, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होती है। देखेंगे हम क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है। देखिए क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है, जब समान तारत्व तथा समान तीव्रता वाली ध्वनियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए इस गुण का उपयोग किया जाता है। अगर समान इंटेंसिटी की दो समान साउंड है तथा उनका तारत्व भी सेम है तो उनमें उनमें मतलब अगर देखा उनमें जो डिफरेंस देखने के लिए हमें क्वालिटी की जरूरत पड़ती है, गुणता का जरूरत पड़ता है। तो जो गुणता एकल आवृत्ति की जो ध्वनि होती है, मतलब अगर सेम फ्रिक्वेंसी की साउंड है, सेम फ्रिक्वेंसी की साउंड है जो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, टोन बोलेंगे। ठीक है। और जो विभिन्न होगा, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की साउंड होगी, डिफरेंट की साउंड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नोट। ठीक है, टोन बोलेंगे इसको, नोट बोलते हैं। ठीक है। देखिए क्वालिटी में अगर क्वालिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, मतलब क्वालिटी अगर देखा जाए तो इसकी जो डिफिनीशन होती है वही एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है समान तारत्व तथा समान तीव्रता वाली ध्वनियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए क्वालिटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गई। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो प्रकाश की तरह ध्वनि में भी परावर्तन होता है। किसी भी ठोस या पहाड़ से टकराकर ध्वनि भी परावर्तक होकर आती है, जिसके कारण ध्वनि हमें एक बार नहीं दो बार सुनाई देती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को प्रतिध्वनि भी बोला जाता है। प्रतिध्वनि मीन्स क्या होता है, इको भी बोला जाता है इस चीज को। ठीक है, किसी भी परावर्त सतह, अगर सपोज दैट ये चीज दीवार है, सपोज दैट ये बोर्ड है, तो अगर मैं कोई बोल रहा हूँ तो ये जो मेरी साउंड है इसके टकरा के परावर्तक तरह से इस पूरे कमरे में गूंज रही है, इसी के कारण प्रतिध्वनि होती है। ध्वनि का परावर्तन भी होता है, किसी भी ठोस सतह से टकरा कर वापस ध्वनि हमें सुनाई देती है, जिसे प्रतिध्वनि बोला जाता है, इसे हम इको बोला जाता है। ठीक है, जिसके कारण ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक ध्वनि बार बार सुनाई देती है। ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक ध्वनि बार बार सुनाई देती है, तो इसका ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण ही होता है। देखिए बार बार परावर्तक होगा ध्वनि के, तो ध्वनि की जो साउंड है वो बार बार सुनाई देती है। जैसे बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है, बादलों का जो साउंड होता है वो हमें क्या बार बार सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण, ध्वनि के परावर्तक के कारण ही सुनाई देता है। इसका उपयोग हम इको के लिए किया जाता है। इको का उपयोग किया जाता है इसका ध्वनि विस्तारक यंत्रों में, मेगाफोन में, शहनाई तथा हॉर्न। ठीक है, इन चीज़ों में
इको का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कंसर्ट हॉल। कंसर्ट हॉल की जो छतें हैं वो वक्राकार बनाई जाती है। अगर ये कोई वक्राकार शेप है तो एक बार साउंड ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, कोई दूसरा साउंड ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, कोई तीसरा साउंड आएगा तो ऐसे ऐसे जाएगा। तो बार बार ये परावर्तन होता रहता है, जिसके कारण जो कंसर्ट हॉल होती है, सिनेमा हॉल होती है, उनकी जो छतें होती हैं वक्राकार बनाया जाता है, जिसके कारण जो साउंड है उनका बार बार परावर्तन होता रहता है और जिसके कारण हमको बार बार ध्वनि सुनाई देती रहती है। एक तरह से देखा जाए तो अगर कोई आदमी यहाँ पे बैठा है तो जो आदमी कोई बोल रहा है किसी भी कंसर्ट हॉल में तो उसकी साउंड जो आदमी पीछे बैठा है उसको सुनाई देती है। इसी के कारण होता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण ही सुनाई देता है वो चीज़ें। ये चीज़ें आप याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी प्रतिध्वनि को सुनने के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसर्ट हॉल में जो ध्वनि सुनाई देती है वो किस गुण के कारण होगा, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होगा। प्रतिध्वनि की भी उसका एक तरह से एग्जाम्पल बोल सकते हैं, ये सेम चीज़ें हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और प्रतिध्वनि एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रतिध्वनि है उसको सुनने के लिए श्रोता के बीच में 17 मीटर की डिस्टेंस चाहिए होता है। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की डिस्टेंस चाहिए। 17 मीटर की दूरी जरूरी है, दूरी चाहिए। ठीक है, जो किसी भी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो मानव का मस्तिष्क होता है वो तो टाइम लेता है 1/10 सेकंड का। ठीक है, ये याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, किसी भी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मानव का मस्तिष्क 1/10 सेकंड का समय लेता है। किसी भी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की दूरी चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए, देखिए, अगर कोई ये ध्वनि है तो एक बार यहाँ से डिस्टेंस जाएगी, ये डी हो गई, एक बार यहाँ से जाएगी तो एक बार फिर लौट के आएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है, देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी कितनी हो गई, d + d 2d हो गई, और चाल कितनी है, देखो हमने आपको बताया था कि जो ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड गुणे टाइम कितना लगता है 1/10 सेकंड। ये चीज़ें हमने बताया था। किसी भी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मानव मस्तिष्क को 1/10 सेकंड लगता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 33.2 d हो जाएगा, तो बाय 2 जाएगा, तो ये समथिंग आएगा आपका 17। ठीक है, तो 16.6 समथिंग आएगा, तो इसको हम 17 मीटर मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो हमें कम से कम देखिए, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए हम यहाँ पे दूरी बराबर था, ये हो जाएगा हमारा 2d = चाल हमने देखा था 332 गुणे समय होता है 1/10 सेकंड, तो ये हो जाएगा 33.2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो d समथिंग आएगा 17 मीटर आएगा। ठीक है, देखिए प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की दूरी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल, अभी RRB JEE में सेम न्यूमेरिकल ये चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये समाप्त होने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया हमारा। अब हम देखेंगे एक और चीज़, देख लीजिए आप, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो हो गया। एक गुण होता है ध्वनि का अपवर्तन। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये चीज़, एक लेकिन एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है, ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन। ठीक है, ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है, ध्वनि के अपवर्तन के गुण के कारण जो होता है, हमें दिन में जो ध्वनि होती है, जो ध्वनि की जो चाल, ध्वनि की अगर इंटेंसिटी देखा जाए तो दिन में कम होती है और रात में ज़्यादा
तेज सुनाई देती है। किस गुण के कारण होता है? ध्वनि का अपवर्तन होता है। ठीक है, ध्वनि का अपवर्तन जब हम रिफ्लेक्शन लाइट पढ़ेंगे, लाइट में हम बताएंगे अपवर्तन क्या होता है, कि अपने मार्ग से विचलित हो जाना अपवर्तन बोल सकते हैं। ठीक है, माध्यम अगर बदलता है। इसी प्रकार जो ध्वनि होती है वो दिन में उसकी तीव्रता कम होती है और रात में उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। किस गुण के कारण? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ध्वनि का विवर्तन बताएंगे, मैक नंबर क्या होता है बताएंगे, अनुनाद क्या होता है और डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, ये चीज़ें हम बताएंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।